हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको पढ़ाएंगे शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, भारतीय संविधान में अनुसूची। ठीक है, अब हम भारतीय संविधान में अनुसूचियों को पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि अनुसूची मतलब शब्द का अर्थ क्या होता है या अनुसूचियाँ क्यों बनाई गई हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो अनु का मतलब होता है पीछे और सूची का मतलब होता है लिस्ट, यानी कि हमारे संविधान के द्वारा या हमारी संविधान सभा के द्वारा जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया जा रहा था, भारतीय संविधान का निर्माण किया जा रहा था, उस समय ये सोचा गया है कि हमने जो अनुच्छेदों में तो कुछ बातें रख दी हैं, यानी कि अनुच्छेदों में तो हमें कुछ प्रावधान या कुछ उपबंध जो है वो बता दिए गए हैं, लेकिन वो बातें जो कि वो नहीं लिख पाए हैं, यानी कि वो विशेष प्रावधान या विशेष उपबंध जो कि वो नहीं लिख पाए हैं, तो उन्होंने कहा कि हम अनुसूची बना देते हैं और उसमें जो है वो एक लिस्ट लिख देते हैं या एक सूची बना देते हैं। यानी कि अनु का मतलब होता है पीछे, पीछे कुछ विशेष प्रावधान या उपबंध, उनकी सूची। मतलब ये कि जब जो बातें अनुच्छेद में या भागों में रह चुकी हैं, उन सब बातों या उन सभी प्रावधानों या उन विशेष बातों को जो है वो हमारे संविधान सभा के द्वारा अनुसूचियों में रख दिया गया है, उनको अनुसूचियों में बता दिया गया है। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि अनुसूचियाँ कितनी होती हैं हमारे संविधान में। तो जब हमारे संविधान का निर्माण किया जा रहा था, उस समय जो अनुसूचियाँ थी वो 8 अनुसूचियाँ थी। उस समय 8 अनुसूची थी। ठीक है, यानी कि आपसे क्वेश्चन कर ले कि मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी, मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी, तो आपको आंसर टिक करना है 8 अनुसूचियां थी। लेकिन अब वर्तमान समय में हमारे संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां आती हैं, तो वर्तमान समय में हमारे अनुच्छेद में आती हैं 12 अनुसूचियां आती हैं। ठीक है, यानी कि पहले जब संविधान का निर्माण किया जा रहा था, उस समय जो अनुसूचियां थी वो 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में जो अनुसूचियां आती हैं वो 12 अनुसूचियां आती हैं वर्तमान में। तो अब हम जो है वो पूरी 12 अनुसूचियां पढ़ेंगे। ठीक है, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में अनुसूचियों का वर्णन जो है वो मिलता है। और पूरी अनुसूचियां कितनी आती हैं, तो पूरी 12 अनुसूचियां आती हैं। जब संविधान का निर्माण किया जा रहा था उस समय 8 अनुसूचियां आती हैं। अनुसूचियां क्यों बनाई गई, तो इसलिए बनाई गई क्योंकि कुछ बातें, कुछ विशेष प्रावधान जो है जो कि हम अनुच्छेदों में लिखना भूल गए थे, उनको हमने जो है वो अनुसूचियाँ बनाकर अनुसूचियों में लिख दिया, इसलिए अनुसूचियों का निर्माण किया गया था। अब हम देखते हैं सबसे पहले पहली अनुसूची, यानी कि सबसे पहले हम देखते हैं कि पहली अनुसूची में क्या प्रावधान किया गया है, क्या उपबंध बताए गए हैं, क्या बातें बताई गई हैं पहली अनुसूची में। तो प्रथम अनुसूची, प्रथम अनुसूची में यह कहा गया है कि राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सीमाएं या उनके नाम क्षेत्र संबंधित उपबंध जो आते हैं वो हमारी अनुसूची 1 में बताए गए हैं। ठीक है, यानी कि प्रथम अनुसूची में ये कहा गया है कि राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सीमाएं और उनका नाम और उनके क्षेत्र संबंधित उपबंध या जो बातें कही गई हैं वो अनुसूची प्रथम में कही गई हैं। अब हमारे टोटल कितने स्टेट आते हैं, 28 स्टेट आते हैं और टोटल 8 यूटी आते हैं। ठीक है, और इसमें आपको एक बात और बता दें कि जो अनुसूची, प्रथम अनुसूची जो आती है उसमें अनुच्छेद 1 में जो राज्य बताए गए हैं, यानी कि प्रथम अनुसूची में ये कहा गया है कि अनुच्छेद 1 में जो राज्य बताए गए हैं उन पर सभी पर वो बात लागू होंगी जो प्रथम अनुसूची में बताई गई है। यानी कि अनुच्छेद प्रथम में जो राज्य हैं वो भाग 6 जो आता है उस पे उन सभी राज्यों पे जो है वो भाग 6 लागू होगा। यानी कि प्रथम अनुसूची में ये कहा गया है कि अनुच्छेद 1 में जो राज्य आते हैं उन पर जो है ये हमारी सारी उपबंध या सारे प्रावधान जो है
जो है वो उन पर लागू होंगे। और ये भाग 6 के लिए भी कहा गया है कि अनुच्छेद 1 जो आता है उसमें जो राज्य बताए गए हैं उन पर भाग 6 लागू होगा। ठीक है, उन पर भाग 6 लागू होगा। ये तो आती है हमारी प्रथम अनुसूची, यानी कि राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सीमा, उनके नाम, उनके क्षेत्र संबंधित उपबंध जो आते हैं वो प्रथम अनुसूची में दिए गए हैं। टोटल कितने स्टेट आते हैं हमारे भारत में? तो 28 स्टेट आते हैं। और यूटी कितने आते हैं? तो 8 आते हैं। और इसमें यह कहा गया है कि भाग 6 जो आता है उसके लिए कहा गया है अलग से कि अनुच्छेद 1 में जो राज्य बताए गए उन सभी राज्यों पे जो है वो भाग 6 लागू होगा। और हम जो है वो जगह जगह पे तो ये नहीं लिख सकते कि राज्यों के नाम तो हम लिख नहीं सकते हैं, तो इसलिए हमारे लिए भी ये सुविधा के लिए ये कर दिया गया है कि जो अनुच्छेद 1 में जिन राज्यों का नाम है या जिन राज्यों के बारे में बताया गया है उन पर ये सारे उपबंध या सारे जो फैक्ट जो आते हैं वो सारे लागू होंगे। प्रथम अनुसूची में ये कहा गया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट अनुसूची देखते हैं, अनुसूची 2। अब हम देखते हैं कि दूसरी अनुसूची में क्या कहा गया है। दूसरी अनुसूची में जो है वो वेतन, भत्ते और पेंशन के बारे में बताया गया है। वेतन, भत्ते और पेंशन के बारे में बताया गया है। दूसरी अनुसूची में ये कहा गया है कि विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन, उनके पेंशन, उनके वेतन संबंधी प्रावधान जो आते हैं, यानी कि उनके वेतन, उनके भत्ते, उनके पेंशन संबंधी प्रावधान जो आते हैं वो दूसरी अनुसूची में बताया गया है। अब हम देख लेते हैं कि हमारे जो अप्रैल 2018 में विभिन्न पदाधिकारी जो आते हैं उनकी सैलरी क्या आती है। विभिन्न पदाधिकारियों की सैलरी क्या आती है? तो सबसे पहले हम देखते हैं राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति के 5 लाख रुपए आते हैं। उपराष्ट्रपति के 4 लाख रुपए आते हैं। राज्यपाल के 3.5 लाख रुपए आते हैं। और ये प्रति माह के आते हैं, यानी कि प्रति महीने के आते हैं इतने पैसे उनके। अब सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन ये आएगा कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और हमारे इंडिया के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो मतलब सैलरी आती है वो 2,80,000 रुपये आती है। ठीक है, इनको सैलरी देने का काम जो होता है वो हमारे केंद्र की संचित निधि से दिया जाता है। लेकिन राज्यपाल को सैलरी देने का काम जो होता है वो हमारे राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। इनको राज्य की संचित निधि से दिया जाता है, राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। यानी कि हम अप्रैल 2018 के बाद में जो पदाधिकारियों को जो सैलरी दी जा रही है उसके बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें कि राष्ट्रपति को जो है वो 5 लाख रुपए दिए जाते हैं, वाइस प्रेसिडेंट को 4 लाख रुपए दिए जाते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जो है वो उनको जो वो 2,80,000 रुपये दिए जाते हैं। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और प्रेसिडेंट और जो वाइस प्रेसिडेंट जो आते हैं उनको सैलरी देने का कार्य केंद्र की संचित निधि से दिया जाता है। लेकिन हमारे जो गवर्नर जो आते हैं जिनको 3.5 लाख रुपये दिए जाते हैं उनको हमारे राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। और दूसरा यह था कि हमारे जो हाईकोर्ट जो होते हैं उनके जो जजेस जो होते हैं उनको सैलरी देने का काम भी जो है वो राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। लेकिन ट्विस्ट ये आएगा कि जो हमारे राष्ट्रपति, हमारे जो गवर्नर जो हैं और जो हाईकोर्ट के जज जो हैं उनको सैलरी तो देती है राज्य की संचित निधि से, लेकिन इन दोनों को जो है वो पेंशन देने का काम जो होता है वो केंद्र की संचित निधि से दिया जाएगा। यानी कि गवर्नर और हाईकोर्ट के जो जज जो होते हैं उनको पेंशन देने का काम कौन करेंगे? उनको पेंशन देने का काम करेंगे केंद्र की संचित निधि। केंद्र की संचित निधि से उनको पेंशन दी जाएगी। ठीक है, तो आप समझ गए। प्रथम अनुसूची में कहा गया है कि राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों और उनके नाम, उनके क्षेत्र संबंधी प्रावधान या उपबंध जो आते हैं वो प्रथम अनुसूची में आते हैं। दूसरी अनुसूची में कहा गया है कि जो हमारे विभिन्न पदाधिकारी जो आते हैं उनके वेतन, भत्ते, पेंशन संबंधी प्रावधान जो आते हैं वो दूसरी अनुसूची में आते हैं। अप्रैल 2018 के बाद में पदाधिकारियों की अगर हम सैलरी देखते हैं तो राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट की सैलरी जो आती है वो 5 लाख रुपए आती है, वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी आती है 4 लाख रुपए, राज्यपाल की सैलरी आती है 3,50,000 रुपए आते हैं। ये जो होते हैं
वो राज्य की संचित निधि से जो है वो राज्यपाल को दिया जाता है, और हाईकोर्ट के जज जो होते हैं उनको राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। लेकिन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिनकी सैलरी 2,80,000 आती है, उनको केंद्र की संचित निधि से दिया जाता है। यानी कि प्रथम अनुसूची में राज्य, दूसरी अनुसूची में वेतन, भत्ते और पेंशन के बारे में बताया गया है। तो आप ये दोनों अनुसूचियां जो है वो ध्यान में रखना, क्योंकि अनुसूचियों से जो है वो कंपटीशन की हर एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते रहते हैं, और फिर हम वहाँ पे याद आएगा नहीं, वहाँ पे क्वेश्चन जाएगा गलत हो, फिर हम माइनस में जाएंगे। इससे अच्छा ये है कि आप रट लो या फिर याद कर लो। अब हम देखते हैं तीसरी अनुसूची। यानी कि तीसरी अनुसूची में क्या बताया गया है, शॉर्ट है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, कोई भी ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा, आराम से याद हो जाएंगे आपको। तीसरी अनुसूची में जो शपथ के बारे में बताया गया है, ठीक है। तीसरी अनुसूची में शपथ के बारे में बताया गया है, यानी कि हमारे विभिन्न पदाधिकारी जो होते हैं उनके द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप जो होता है वो तीसरी अनुसूची में दिया गया है। तीसरी अनुसूची में ये कहा गया है कि हमारे जितने भी पदाधिकारी होते हैं उनके द्वारा जो शपथ ली जाती है, जो प्रतिज्ञान ली जाती है, उनका जो प्रारूप जो होता है वो तीसरी अनुसूची में दिया गया है, ठीक है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर की शपथ भी क्या इसमें ही है क्या? तो नहीं है। यानी कि तीसरी अनुसूची में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर की जो है वो शपथ, इसका उल्लेख नहीं है। तो अब उनकी शपथ का उल्लेख कहाँ मिलेगा, तो बताएंगे आपको कि उनकी शपथ का उल्लेख कहाँ मिलेगा। तो राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख हमें आर्टिकल नंबर 60 में मिलेगा, ठीक है। और उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख जो होता है वो हमें आर्टिकल नंबर 69 में मिलेगा। और राज्यपाल की शपथ का उल्लेख जो होता है वो हमें आर्टिकल नंबर 159 में मिलेगा, ठीक है। यानी कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल की शपथ जो होती है वो उनका उल्लेख जो होता है वो आर्टिकल्स में मिलता है। इनकी शपथ के बारे में आर्टिकल्स में बता दिया गया है, इसलिए इन तीनों की शपथ का उल्लेख जो होता है वो तीसरी अनुसूची में नहीं मिलेगा। बाकी सभी जितने भी पदाधिकारी आते हैं, विभिन्न जितने भी पदाधिकारी आते हैं, उनकी शपथ का उल्लेख जो होता है वो तीसरी अनुसूची में मिलेगा। लेकिन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इनका उल्लेख जो है वो, इनकी शपथ का उल्लेख जो है वो तीसरी अनुसूची में नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि इनका उल्लेख जो है वो अनुच्छेदों में कर दिया गया है। और हमने आपसे सबसे स्टार्टिंग में क्या बात कही गई थी कि अनुच्छेदों में जो बात रह गई है, अनुच्छेदों में जो बात मेंशन नहीं की है वो अनुसूचियों में लिखी गई है, वो अनुसूचियों में मेंशन की गई हैं, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है कि इन तीनों की शपथ का उल्लेख जो होता है वो किस में नहीं मिलता है, अनुसूची 3 में नहीं मिलता है। अब हम दूसरी अनुसूची देखते हैं, अनुसूची नंबर 4, यानी कि चौथी अनुसूची में क्या लिखा गया है। अनुसूची देखते हैं, चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची में कहा गया है कि राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा के स्थानों के आवंटन संबंधी प्रावधान जो है हमें चौथी अनुसूची में मिलते हैं। यानी कि चौथी अनुसूची में ये कहा गया है कि राज्य और राज्य क्षेत्र के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन संबंधी प्रावधान जो होते हैं वो हमें चौथी अनुसूची में मिलते हैं। यानी कि राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, यानी कि आपको इतना बड़ा याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रख लेना कि राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, ठीक है। यानी कि चौथी अनुसूची में यह कहा गया है कि राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन जो है वो चौथी अनुसूची में बताया गया है। ज़्यादा डिटेल से याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रख लेना कि राज्यसभा में स्थानों के आवंटन संबंधी प्रावधान या उपबंध जो होते हैं वो चौथी अनुसूची में दिए गए हैं। यानी कि राज्यसभा में स्थानों का आवंटन संबंधी प्रावधान उपबंध जो होते हैं वो चौथी अनुसूची में दिए गए हैं। अब आप देखोगे कि सबसे ज़्यादा सीटों का आवंटन, सबसे ज़्यादा सीट किस स्टेट में है, तो वो यूपी में आती है, 31 सीट आती है, ठीक है। उसके बाद आती हैं हमारे राजस्थान में कितनी आती है, तो हमारे राजस्थान में आती है 10 सीटें, ठीक है। और फिर आती है कि असम में कितनी आती है,
क्योंकि आपको ये बताएंगे कि असम जो था वो पूर्वी साइड में है, तो असम में जो है वो सबसे ज़्यादा यानी कि 7 जो है वो राज्यसभा की सीटें आती हैं। और फिर आता है कि दिल्ली में कितनी आती हैं, दिल्ली में आती हैं 3, ठीक है। यूपी में आती है 31 सीटें, राजस्थान में आती है 10 सीटें, असम में जो है वो पूर्वी साइड में लेकिन फिर भी जो है असम में सबसे ज़्यादा आती है 7 आती है, दिल्ली में कितनी आती है 3 आती है, ठीक है। चौथी अनुसूची में कहा गया है कि राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, कि राज्यसभा में स्थानों का आवंटन जो किया गया है वो चौथी अनुसूची में किया गया है। अब हम देख लेते हैं सीट कौन कौन सी, तो सबसे ज़्यादा सीट कहाँ से आती है, तो सबसे ज़्यादा सीट जो आती है वो यूपी से आती है, 31 आती है, हमारे राजस्थान से 10 आती हैं, पूर्वी साइड में असम है तो असम से 7 आती हैं, दिल्ली से कितनी आती है 3 आती है, और सबसे कम जो आती है वो गोवा में आती है, गोवा में 3 आती है, गोवा में 3 नहीं मतलब 1 आती है गोवा में, ठीक है। यानी कि गोवा में जो वो 1 आती है, क्योंकि पूर्वी साइड जो है वो इतना ज़्यादा डेवलप एरिया है नहीं, तो इसलिए जो वो पूर्वी साइड के जितने भी जो स्टेट जो आते हैं उनमें सीटें कम आती है। उसी प्रकार गोवा में 1 आती है, लेकिन असम में कितनी आती है 7, याद रखना। यूपी में सबसे ज़्यादा 31, दिल्ली में कितनी 3, हमारे राजस्थान में तो याद रखनी है 10, ठीक है। तो अब हमने देख लिया कि चौथी अनुसूची में राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन के संबंध में प्रावधान या उपबंध किए गए हैं। डिटेल से याद नहीं रखना है, सिर्फ राज्यसभा में स्थानों का आवंटन जो होता है वो चौथी अनुसूची में बताया गया है। अब हम नेक्स्ट अनुसूची देखते हैं, अनुसूची 5वीं अनुसूची। अब बताएंगे आपको कि 5वीं अनुसूची में क्या दिया गया है। 5वीं अनुसूची में दिया गया है SC ST के प्रशासन व नियंत्रण संबंधित प्रावधान, यानी कि 5वीं अनुसूची में दिया गया है कि अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और उनके नियंत्रण से संबंधित प्रावधान जो आते हैं वो अनुसूची 5वीं अनुसूची में आते हैं। यानी कि 5वीं अनुसूची में ये कहा गया है कि जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो क्षेत्र जो आते हैं उनके प्रशासन और उनके नियंत्रण संबंधी प्रावधान जो आते हैं वो अनुसूची 5वीं में दिए गए हैं, ठीक है। 5वीं अनुसूची में दिए गए, आप याद रख लेना, ऐसे 5 ऐसे लिखते हैं ना इसको 5 को, और तो फिर SC को ऐसे SC ST, ठीक है। इस अनुसूची को ऐसे याद रख लेना, 5 से क्या है SC ST के प्रशासन व नियंत्रण संबंधी प्रावधान जो है वो अनुसूची 5 में दिए गए हैं, ठीक है। ये हो गई हमारी अनुसूची 5। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, एंड बाय बाय।